सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं मंजू शर्मा हिंदी की कक्षा 7 में आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत करती हूँ। बच्चों, मैं आपको पाठ 6 टूटती मर्यादाएं पाठ का अध्ययन करा रही थी। आज मैं आपको इससे आगे का अध्ययन कार्य कराऊंगी। आप सभी बच्चे मेरे साथ अध्ययन करेंगे। तो देखिए, इस पाठ के लेखक हैं सदानंद जी ने अपने इस पाठ में लिखा है कि जो समाज है हमारा कैसा है। आज की उपभोक्तावादी संस्कृति जो है हमारे समाज में कैसे पनप रही है और उसके चक्कर में आकर व्यक्ति कैसे कैसे कार्य करता है। वो सारे रिश्ते नातों को भूल जाता है और धन से ग्रस्त होकर, यानी कि धन जब उसको प्राप्त हो जाता है तो उसके चक्कर में आकर व्यक्ति जो है सब कुछ भूलता हुआ जा रहा है और मर्यादाओं को तोड़ रहा है। उसके लिए धन को प्राप्त जब वो कर लेता है तो उसके लिए कोई रिश्ते नाते जो है कीमत नहीं रखते हैं। वो सब जो है लेखक ने बताया है। पहले भाग में लेखक ने बताया है, लेखक के जो जीवन जो यात्रा है, यानी कि वृत्तांत जो लेखक के ऊपर बीती हुई है, उन्होंने उसके बारे में बताया है कि उनके जो भाई है और माताजी हैं, पिताजी हैं, उन्होंने ही उनके ऊपर छोटा मुकदमा किया हुआ था और वो कैसे जो है वहां पर जाते हैं कचहरी में, यानी कि कोर्ट जाते हैं और वहां पर कैसे वो बार बार वकीलों के और कोर्ट के चक्कर लगाते हैं और झूठे मुकदमे के लिए जब उनको धन के लिए, यानी कि प्रॉपर्टी के लिए जो है उनको झूठा मुकदमे में फंसाया गया, तो वो ये सोचते हैं कि जो मेरे पड़ोसी हैं वो मुझे कैसा धूर्त इंसान समझ रहे होंगे, यानी कि मुझे कैसा धूर्त समझ रहे होंगे कि माँ बाप और भाई से ही जो है इन्होंने मुकदमा किया हुआ है। ठीक है, जो मुकदमा जो है इसको जो लगा हुआ है तो वो उसको देखकर वो अपने अंदर ही ग्लानि महसूस करते हैं, यानी अपने अंदर ही वो अच्छा नहीं समझते कि मुझे लोग क्या कहेंगे, जो ये सब पहले भाग में बताया है। तो आज हम बच्चों आगे का भाग को जो है अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आइए हम अब अगले भाग का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों, आज हमारा यहाँ से शुरू होगा। पंडित जी तो सुबह उसे अपने रुतबे की एक झलक दिखाकर जा चुके थे, यानी कि पंडित जी जो थे वो अपने रुतबे की एक झलक अपने आप को दिखाकर यानी कि वो जा चुके थे। उनके साथ उनका वकील भी था जो अदालत में कुछ काम करके पंडित जी के साथ चला गया था। उसे लगता था कि यह कहानी किसी गहरे षड्यंत्र को लेकर चल रही है। उसे ऐसा लग रहा था कि ये कहानी जो है किसी गहरे षड्यंत्र को लेकर चल रही है और इसका अंत भी असामान्य घटना का ही होगा। उसका अंत भी जो होगा वो असामान्य घटना का ही होगा, यानी कि कोई और कहानी उन्होंने और षड्यंत्र, यानी कि और कोई मेरे प्रति गहरा वो सोच लिया है, वो ये सब सोच रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए बच्चों। इसी बीच उसका वकील अपने अन्य मुवक्किलों के साथ अन्य अदालतों में आने जाने के लिए उधर से गुजरता तो उससे औपचारिकता वश पूछ लेता और सब ठीक है। उनका वकील जो था वो पूछता था वैसे जैसे कि झूठ पूछते हैं किसी से कि भाई औपचारिकता वश कि ये कहेंगे कि बताओ मैं आया हूँ और मुझसे पूछा नहीं, तो इस वजह से वो झूठा ही पूछ लेते थे फर्ज निभाने के लिए बस, और कोई वो नहीं था उनका। आवाज लगी क्या, वह तुरंत उत्तर देता। वकील यह सब चलते चलते ही कर लेता। जो वकील है वो सब चलते चलते ही पूछ लेता, यानी कि उनसे जो है अच्छी तरीके से कोई नहीं पूछता था। ठीक है, और वो लंच खत्म हुआ पुनः कार्य प्रारंभ हुआ। लंच खत्म होता है, यानी कि जो दोपहर का जो होता है लंच वो खत्म हो जाता है और पुनः लंच खत्म हुआ, पुनः प्रारंभ हुआ, यानी पुनः जो है कार्य प्रारंभ हो जाता है 4 बजे। और उसके नाम की आवाजें अर्दली ने लगाई। जो अर्दली होता है उन्होंने उनके नाम की आवाज लगाई।
वह तुरंत भीतर पहुंचा। अर्दली ने उसे तुरंत पेशकार की तरफ जाने का संकेत किया। जो अर्दली था उसने तुरंत पेशकार की ओर जाने का संकेत किया। माननीय जज साहब किसी बहस को सुन रहे थे। जो माननीय जज साहब थे वो जो है किसी बहस को सुन रहे थे, दूसरी बहस चल रही थी। वह पेशकार के पास गया। अर्दली ने उसे 10 रुपए फीस पेशकार को देने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि तुम अब पेशकार को 10 रुपए दे दो, ठीक है। उसने फीस दे दी। पेशकार ने रजिस्टर पर हस्ताक्षर करवाकर अगली तारीख बता दी। उसने फिर अगली तारीख बता दी, क्योंकि उसको मुकदमे में तारीख पर तारीख लगाए जा रहे थे, इसलिए कि ये परेशान हो जाएगा, इस वजह से वो तारीख पर तारीख लगवा रहे थे, ठीक है। उसका भाग्य आज भी जहां का तहां अगली तारीख के भरोसे जाम में फंस गया और वो फिर अगली तारीख के बारे में सोचने लगा। अगले उसमें सोचने लगा कि वो जाम जैसे जाम होता है वैसे ही वो उसके भरोसे फंस गया। उसने पेशकार से पूछा कि उनके विरुद्ध की पार्टी तो यहाँ उपस्थित नहीं है। उसने पेशकार से पूछा, जब उसको संशय हुआ तो उसने पेशकार से पूछा कि वो दूसरी पार्टी जो थी वो तो यहाँ पर नहीं है। से पूछा कि उनके विरुद्ध की जो विरुद्ध जो पार्टी लड़ रही थी वो तो यहाँ पर नहीं है, वो तो सब मुझे दिखाई नहीं दे रहे। लेखक ने पूछा क्या हुआ। पेशकार ने कहा कि उनके वकील साहब तो दिन में 12 बजे ही अगली तारीख लेकर चले गए। उसने कहा कि उनके वकील तो जो है अगले दिन की तारीख लेकर के चले गए और उनको ग्लानि हो रही थी कि मैं भूखा प्यासा यहाँ पर आया हुआ हूँ, और वो अगली तारीख लेकर के चले गए। वह बुद्धिहीन हुआ, भूखा प्यासा दिन भर की प्रतीक्षा में खड़ा रहा। और वह बुद्धिहीन यानी कि जिसमें बुद्धि नहीं होती, वो अपने आप को ग्लानि महसूस कर रहे थे, वो अपने आप को कोस रहे थे कि मैं कितना बुद्धिहीन था जो यहाँ पर भूखा प्यासा पड़ा रहा और आवाज की प्रतीक्षा करता रहा। कागजों में वास्तविक आवाज का फैसला दिन 12 बजे ही हो गया। यानी कि कागजों में वास्तविक आवाज का फैसला तो दिन में 12 बजे ही हो गया और वो अपने घर को चले गए सब, और मैं यहाँ पर भूखा प्यासा रहा। वकील साहब घूस देकर यह कहकर चले गए कि इसके लिए आवाज शाम 4 बजे लगाना, तभी तो विरोधी थककर फैसले के लिए गिड़गिड़ाएगा। तो वो ये कह करके चले गए जो उनके वकील थे कि इनके लिए जो आवाज लगाओगे तो शाम के 4 बजे लगाना, तभी तो ये विरोधी जो है थककर हमारे सामने गिड़गिड़ाएगा, फैसले के लिए गिड़गिड़ाएगा। पता नहीं उसका वकील यह हुनर जानता था या नहीं, परंतु फीस तो सब कुछ जानने की ही लेता था। परंतु फीस जो लेता था वो जानने की लेता था। उसने यह वाकया जाकर अपने वकील को बताया। वकील ने अपनी मुख मुद्रा में संपूर्ण गांभीर्य लेते हुए कहा वह उस वकील और पेशकार से बात करेगा। उसने जब उसके पास कोई जवाब ही नहीं बचा बताने के लिए, तो उसने कहा कि वो अपने पेशकार और वकील से बात करेगा। शाम 5 बजे वह थका मादा अपनी उदासीनता समेटे घर लौट आया। वो थका मादा यानी कि पूरे दिन थक गया था वो बेचारा, है ना। तो वो अपने उदासीनता समेटे यानी कि उसके चेहरे पर एक उदासीनता थी, बिल्कुल उदास था उसका चेहरा। पंडित जी और उसकी माता घर पधारे हुए कुछ लोगों के साथ अट्टहास कर रहे थे। पंडित जी और उसकी माता जो थे वो कुछ लोगों के साथ बातें कर रहे थे। वास्तव में यह एक घरेलू विवाद था जो कुछ लोगों की शान और चटकारे के तौर पर अदालत का रूप कर गया था। वह एक अनुशासन प्रिय, अध्ययनशील, कर्तव्यनिष्ठ इंसान था। लेखक जो थे वो एक अनुशासन प्रिय थे, अनुशासन रखने वाले व्यक्ति थे, अध्ययनशील थे और कर्तव्यनिष्ठ यानी कर्तव्य को करने वाले इंसान थे। वो झूठे व्यक्ति नहीं थे जो दूसरों को धोखा दे सकें। जबकि उसके पिता और भाई उसके इस आचरण पर कुठारघात करने, अब देखिए बच्चों, के अवसर की प्रतीक्षा में रहते थे, यानी कुठारघात करते थे। वो उस पर कुछ आरोप लगाते थे, अच्छा नहीं समझते थे, तो उसकी प्रतीक्षा में रहते थे कि हमें कोई भी ऐसा मिल जाए, ऐसा बात मिल जाए जो हम इस पर कुठारघात करें, ठीक है। अब देखिए बच्चों, उसकी रेंगती हुई तरक्की को देखकर
कोई कुटुंबी खुश न था, यानी कि उसको देख करके कोई भी कुटुंबी खुश नहीं था। यही उनमें टकराहट का विशेष कारण था। माता परिवार के प्रति उसके द्वारा किए गए बलिदान को दृष्टि में रखकर उसके प्रति नरम रहती, यानी कि उनकी माता जी जो थी वो जानती तो थी कि मेरे बेटे ने क्या कार्य किए हैं, क्या अच्छे कार्य किए हैं, लेकिन वो बोलती नहीं थी, ठीक है, और अपनी दृष्टि में रखती थी और उसके प्रति वैसे नरम रहती थी। माता उसके आचरण से भी प्रभावित थी, उसके आचरण से प्रभावित थी कि मेरा बेटा बहुत अच्छा है, लेकिन वो कार्य जो करती थी अपने पति और बेटे के कहने से वो उन्होंने मुकदमा जो है कायम किया था। अब आगे देखिए बच्चों, माता उसके आचरण से प्रभावित थी और जानती थी कि लालच और स्वार्थ से परे की बात कहता और करता है। वो कहती थी, वो उसके बारे में बोलती थी कि मेरे बेटे को जो है लालच नहीं है, ये सब जो है स्वार्थ के परे की बात है। भाई कोई काम धाम नहीं करता था और उसकी संपत्ति में हिस्सा चाहता था। जो उसका भाई था वो कोई भी कार्य नहीं करता था। माता पिता भी लोगों के बहकावे में आकर इस मुद्दे को हवा देने लगे थे। माता पिता भी लोगों के बहकावे में आकर, जैसे बहकाए में आ जाते हैं, कोई कहता है कि तुम इससे प्रॉपर्टी लो, ये वो, तो उसके मतलब उसमें आकर वो हवा देने लगे थे, वो भी कहने लगे थे। भाई को किसी ने सुझाव दिया कि तू अपने भाई के मकान का बंटवारा मांग ले। किसी ने कहा कि तू अपने भाई का बंटवारा मांग ले। वो करता कुछ नहीं था, लेकिन उसकी जायदाद में से वो हिस्सा लेना चाहता था। मकान उसके द्वारा बनवाया गया था, यह सभी जानते थे। फिर भी किसी ने कानूनी दांव पेच फंसाकर उसकी माता के द्वारा उस पर झूठा मुकदमा करवा दिया। यानी कि झूठे दांव पेच में फंसाकर, लोग होते ही ऐसे चढ़ाने वाले, दूसरे को कहते तुम ऐसा करो वैसा करो, तो उसके बहकावे में वो आ गए थे, लोगों के बहकावे में। इस षड्यंत्र से बेखबर वह अपनी रोजी रोटी में जुटा हुआ था। यानी कि इस बेखबर जो था वो बेखबर था कि मेरे घर के ही कोई ऐसा मुकदमा मेरे साथ तो नहीं करेंगे, ऐसा, तो वो अपनी रोजी रोटी में जुटा हुआ था, अपने कार्य में संलग्न था। एक दिन उसे अदालत का समन तो पता चला कि माँ ने उसे झूठे मुकदमे में लपेट दिया है। एक दिन उस समन में पता चला, जो समन आते हैं वकील के द्वारा आते हैं, तो उसमें पता चला कि माँ ने मुझे झूठे मुकदमे में लपेट दिया है। मुकदमा चला तो उसका बहुत शोषण हुआ। मुकदमा चला तो उसका बहुत शोषण हुआ, क्योंकि वो एक कामदार आदमी था और वहां पर वो पूरे दिन खड़ा रहता था। इसी अवधि में पिता कैंसर के कारण परलोकवासी हो गए और इसी अवधि में, इसी समय वो जो थे, उसके पिताजी जो थे, वो कैंसर की उसमें परलोकवासी हो गए, यानी परलोक को सिधार गए, स्वर्गवासी हो गए। इसी बीच उसे लगा कि मुकदमे में हारूं या जीतूं उससे क्या होगा। उसने कहा, उसको ग्लानि हो रही थी कि इसी बीच मुकदमे में मैं हारूं या जीतूं तो क्या होगा, क्या हो सकता है इससे, उससे क्या हासिल होगा। क्या माँ से मुकदमा जीतकर उसकी खुशी मानना उचित होगा। यानी कि माँ से मुकदमा जीतकर उसको अंदर महसूस हो रहा था कि क्या मैं अपनी माँ से मुकदमा लड़कर क्या खुशी हो पाऊंगा बाद में भी, ऐसा वो सोच रहे थे। एक दिन उसने माता को बुलाकर उसकी इच्छा मालूम की। एक दिन उसने अपनी माता जी को बुलाया और उनकी इच्छा को मालूम किया कि माता तुम्हारी क्या इच्छा है। माता ने अपनी इच्छा प्रकट की, मतलब माता ने अपनी इच्छा बता दी। उसने माता की इच्छा पूरी कर दी। अब भाई की बारी थी। अब फिर भाई को बुलाया उन्होंने, उसने भाई की इच्छा मालूम की और उसकी इच्छा भी पूरी कर दी। यानी कि माँ की भी इच्छा पूरी कर दी और भाई की भी इच्छा पूरी कर दी, क्योंकि वे एक कर्तव्यनिष्ठ इंसान थे। वो कर्तव्य परायण थे। वो दूसरों के लिए ही परोपकार का कार्य करते थे। माता ने मुकदमा वापस ले लिया। माता ने जो था अपना मुकदमा वापस ले लिया। वह दोनों की इच्छाएं पूरी करने में अपनी बड़ी आर्थिक क्षति कर चुका था। दोनों की इच्छाएं पूरी करने में क्या कर सका, बहुत ज्यादा वो आर्थिक उसको क्षति हो गई थी, धन की हानि हो गई थी। उनको बहुत ज्यादा धन जो का अभाव हो गया था। माता पिता के इस व्यवहार ने उसे बड़ा क्षोभ दिया। माता पिता के इस स्वभाव ने उसे बड़ा क्षोभ दिया। उसे तो जैसा वैराग्य हो गया था
उसे ज्ञात हो गया था कि संसार में लोग अपने अपने हितों और स्वार्थों की पूर्ति के लिए जीवन व्यतीत करते हैं। उसे ये आभास हो गया था बच्चों जीवन में कि लोग जो है, व्यक्ति जो हैं, अपने अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को हानि पहुंचाते हैं और अपनी पूर्ति के लिए वे कुछ भी करते हैं और अपने स्वार्थ के लिए ही जीवन व्यतीत करते हैं। उनकी परस्पर आधारित अपेक्षाएं होती हैं। उनकी परस्पर जो होती हैं आधारित अपेक्षाएं होती हैं। लोगों से अपेक्षाएं करते हैं, स्वयं कुछ नहीं करते हैं। जिनकी पूर्ति न होने पर भी अहंकारवश वे एक दूसरे का अहित करते हैं। अहंकारवश क्या करते हैं? एक दूसरे का अहित करते हैं। वास्तव में पालन करने से कोई पिता नहीं हो जाता। लेखक कहते हैं कि पालन करने से कोई पिता नहीं होता है जब तक पितृत्व का भाव ना हो, जब तक उसमें पिता का भाव ना हो। पालन करने से कोई पिता नहीं हो जाता। पालन पोषण करने से जन्म देने वाली कोई माता नहीं हो जाती। जन्म देने वाली कोई माता ही नहीं होती है कि उसने जन्म दे दिया तो माता हो गई, जब तक उसमें मातृत्व का भाव न हो, मतलब माता का भाव ना हो, माता उसका भाव जागृत न हो। चिड़िया अपने चूजे को चुग्गा खिलाती है। चिड़िया जो होती है, देखा है आपने, कभी देखा होगा, चिड़िया जो है अपनी चुग्गा डालती है, खिलाती है, परंतु यह अपेक्षा नहीं रखती कि वह बुढ़ापे में उसे चुग्गा देगा। देखो बच्चों, आपने देखा होगा कहीं जो चिड़िया लाती है अपनी चोंच में चुग्गा लाती है अपने बच्चों के लिए, लेकिन उसको कभी ये नहीं रहता कि बुढ़ापे में मेरा जो है ये पालन पोषण करेगा या मेरा कुछ करेगा या घोंसला बना कर देगा या मुझे घोंसला बना कर देगा। उसे अपेक्षा रहती है? नहीं रहती है। ठीक है, फिर भी वो उसको करती है। जब तक चूजा उड़कर दूर नहीं चला जाता, उसका मातृत्व जीवन उसके जीवन को पोषण देता रहता है। जब बच्चों देखिए, जब तक चूजा उड़कर, वो चूजा होता है बच्चा, जब तक उसका उड़कर दूर नहीं जाता है तब तक वो मातृत्व जीवन यानी कि माता का जीवन निभाती रहती है। फिर भी निभाती, उसको कोई लालच नहीं होता, कुछ नहीं होता, फिर भी वो अपने जीवन को निभाती रहती है और पोषण देती रहती है। उसको जो है जीवन देने के लिए उसको भोजन देती रहती है। केवल मनुष्य ऐसा है जो पुण्य भी करता है तो स्वर्ग प्राप्ति की अपेक्षा में। देखो, इस समाज में जो मनुष्य है वो मनुष्य केवल ऐसा प्राणी है, ऐसा मनुष्य है, केवल मनुष्य जो कि पुण्य भी करता, किसी के लिए कुछ करता भी है ना, तो वो स्वर्ग प्राप्ति के लिए कि मुझे अच्छा कहीं कुछ मिलेगा मरने के बाद। ठीक है, यहाँ सब लेन देन का भाव रखते हैं। इस समाज में लेखक कह रहे हैं उन्हें समाज से इतनी नफरत हो रही है, इतनी ग्लानि हो रही है कि यहाँ पर जो व्यक्ति रखते हैं तो वो कैसे रखते हैं? लेन देन का भाव रखते हैं। सभी के अंदर इच्छाएं होती हैं, सभी के अंदर स्वार्थ होता है। वो स्वार्थ के वश ही दूसरे से जो है कार्य करवाता है और दूसरों से अपेक्षाएं रखता है, वो कह रहे हैं। ठीक है, और दूसरों को तर्क और नैतिकता के नियमों में बांधते और परखते हैं। दूसरों को क्या है? नैतिकता सिखाते हैं, यानी कि उसके नियम सिखाते हैं कि तुम ऐसा करो वैसा करो, और अपने आप कुछ नहीं करते हैं। अपने आप कोई भी ऐसा कार्य नहीं करते जो कि दूसरों को अच्छा लगे। ठीक है, और दूसरों को सिखाते हैं और नियमों में बांधते रहते हैं दूसरों को। वे स्वयं पर कोई नियम लागू नहीं करते। और जो कहते हैं ना, लेखक कह रहे हैं जो कहते हैं वो सिर्फ अपने ऊपर कोई भी नियम लागू नहीं करते हैं। उसे लगता है कि यहाँ सभी मर्यादाएं तोड़ने के लिए बनाई जाती हैं। लेखक कह रहा है कि यहाँ इस संसार में, इस दुनिया में सभी मर्यादाएं जो हैं तोड़ने के लिए बनाई हैं। मर्यादाओं का पालन कोई भी नहीं करता। ठीक है, तो वो कह रहे हैं, लेखक का कहना है कि व्यक्ति जो दूसरों से अपेक्षाएं रखता है वो स्वयं जो है उसको कार्य करना चाहिए, दूसरों से अपेक्षाएं नहीं रखना चाहिए और हमें अपने समाज का बदलाव करना चाहिए। हमें जो है दूसरों के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहिए और स्वार्थवश कोई भी कार्य हमें नहीं करना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये जो पाठ
पाठ 6 कूटती मर्यादाएं जो है आपका समाप्त हो गया है और मैं आगे इसके अभ्यास कार्य कराऊंगी। आप सभी प्यारे बच्चे एक बार इसका अध्ययन जरूर करेंगे और एक बार जरूर अध्ययन करके याद करेंगे। आज के लिए इतना ही।